हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हम लोगों ने उन सारे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लिया था रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या डिमेरिट्स है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और उस डिमेरिट्स को किस तरीके से ठीक किया जाए। तो उस डिमेरिट्स को ठीक करने के लिए हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया था और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी समझा था। ठीक है, आगे आपको इंट्रोपी के भी बारे में बताया गया था कि इंट्रोपी क्या होता है। आगे आज हम लोग देखेंगे हीट इंजन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो लेक्चर, थ्योरी लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है। It is a device which is used to convert heat energy into mechanical energy in a cyclic process। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। और कैसा प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस। इसके लिए एक रफ डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। उस रफ डायग्राम को आप देखिए, ये क्या है, एक सोर्स है, एक सोर्स जिससे हीट हमें मिल रहा है और उसका टेम्परेचर कितना है T1। इस सोर्स से Q1 हीट मिला। ठीक है, और जहाँ पे इसको वर्क करना है, जहाँ पे उस हीट को वर्क करना है, जहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है, ये यहाँ पे इसका वर्किंग सब्सटेंस हुआ और इसी के द्वारा क्या होगा, वर्क डन होगा। अब क्या होता है कि हम लोग कभी भी किसी भी मशीन के द्वारा मैक्स जितना भी हमें हीट मिल रहा है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ हीट जो है वो बाहर निकल जाता है किसी दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो ये Q2 आप हीट दे सकते हैं। सिंक मतलब ये एक अदर डिवाइस है जिसके द्वारा ये बाहर निकल गया और इसका टेम्परेचर कितना है, T2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हीट इंजन का एक रफ डायग्राम आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ हीट इंजन क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। सबसे पहले सोर्स। ये सोर्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सोर्स, इट इज़ अ हीट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर T1। ठीक है, तो ये एक हीट रिजर्वायर है जो कि हायर टेम्परेचर पे होगा, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, T1। इट्स थर्मल कैपेसिटी शुड बी वेरी लार्ज, और इसका थर्मल कैपेसिटी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत लार्ज होगा। सो डैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, ताकि इससे कितने भी अमाउंट का हीट इससे ड्रॉ किया जा सकता है विदाउट एप्रिसिएबल इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, विदाउट एप्रिसिएबल इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट सिंक है। ये सिंक क्या है, इट इज़ अ हीट रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, और ये जो हीट रिजर्वायर है वो क्या होगा, एट लोअर टेम्परेचर T2। इट्स थर्मल कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी लार्ज, लेकिन इसका थर्मल कैपेसिटी क्या होगा, वो भी लार्ज होगा। सो डैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड, ताकि इसमें किसी भी अमाउंट को हीट को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए विदाउट एप्रिसिएबल चेंज इन इट्स टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर में बिना चेंज किए हुए। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस इज़ द मटेरियल विच परफॉर्म मैकेनिकल वर्क, और ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या करेगा, मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करेगा। इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन। दो टाइप का हीट इंजन हो सकता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या हो सकता है, इन दिस टाइप ऑफ हीट इंजन हीट needed for the engine is produced by the burning of the fuel outside the cylinder। ठीक है, ये कैसा कंबशन इंजन होगा, तो इस टाइप में इन दिस टाइप ऑफ हीट इंजन हीट नीडेड फॉर द इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल आउटसाइड द सिलेंडर। मतलब कि जो हीट प्राप्त होगा सिस्टम को, वो आउटसाइड द सिलेंडर बर्न होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या समझते हैं, बाहर। ठीक है, तो बाहर से जब हमें हीट मिलेगा, ठीक, मतलब हीट किसी भी चीज़ को बर्न करके जब हमें मिलेगा, फ्यूल को बर्न करके जब मिलेगा, तो वैसे कंबशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एग्जांपल के तौर पे स्टीम इंजन। आप लोग देखे होंगे स्टीम इंजन, रेलवे का जो स्टीम इंजन होता है, आप गदर मूवी में देखे होंगे। गदर मूवी में कैसे स्टीम इंजन लगाया हुआ रहता है उस ट्रेन में, और उसमें कोयला डाला जाता है। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल, बाहर से उसमें कोयला डाला जाता है, जलाया जाता है, ताकि उससे हीट प्रोड्यूस हो सके और उसका हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल कंबशन इंजन। इन दिस टाइप ऑफ हीट इंजन
हीट नीडेड फॉर द इंजन इज प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो इंजन को जो हीट की आवश्यकता होती है वो कहाँ से मिलती है? इनसाइड द सिलेंडर, मतलब कि उस मशीन के अंदर में ही हीट का बर्न होता है और वहीं से उसको एनर्जी की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन etc। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन मतलब कि जो कार वगैरह में जो रहता है, ठीक है, कार जो पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, तो कार का जो इंजन होता है वो कैसा होता है? वो एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है, क्योंकि वो उसी के अंदर बर्न होता है और उसी के अंदर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इंजन्स का, हीट इंजन्स का कुछ इफ़िशियंसी दिया हुआ है, उस इफ़िशियंसी को समझिए। देखिए इफ़िशियंसी ऑफ स्टीम इंजन जैसे कि आपको बताया था रेलवे वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते थे, अब तो वो कम्प्लीटली उसको हटा दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इफ़िशियंसी ऑफ स्टीम इंजन कितना हो गया? मात्र 20% इसका इफ़िशियंसी है, मात्र 20%। समझ रहे हैं? स्टीम इफ़िशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन का कितना इफ़िशियंसी है? मात्र 25%। सोच लीजिए कितना कम है। और इफ़िशियंसी ऑफ डीजल इंजन का कितना इफ़िशियंसी है? 40%। ठीक है, तो डीजल इंजन का एफिशिएंसी है 40%। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो इंजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीजल इंजन के लिए, हाँ ज़रूरी एफिशिएंसी देता है, लेकिन जो उसमें जो इस्तेमाल होने वाले जो पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता है? 25% ज़रूर हमें एफिशिएंसी देता है, लेकिन उसमें उसका जो पार्ट्स है वो कम पॉल्यूट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल होता है वो ज़्यादा प्यूरिफाइड फ्यूल होता है डीजल के बनिस्बत। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को पता है Q1 + W = Q2, तो W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q1 - Q2। ठीक है, तो इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन का फार्मूला क्या होता है, या फिर किसी भी मशीन का फार्मूला, किसी भी मशीन का जो इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक, इफ़िशियंसी को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वर्क डन बाय इंजन बाय हीट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द इंजन बाय हीट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सोर्स। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईटा। इसको क्या बोलते हैं? ईटा। ठीक, इफिशियंसी को बोलते हैं, ये जो आप यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं इसको ईटा बोलते हैं। ईटा = W/Q1। W क्या है? वर्क डन बाय इंजन, और Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। ईटा चूँकि यहाँ से फॉर्मूला से आप देख सकते हैं Q1 - Q2 है, तो ईटा बराबर हम लोग लिख लेंगे Q1 - Q2 और बाई Q1 मतलब कि हीट ऑब्जर्व्ड बाय द सोर्स। ईटा = Q1 - Q2 बाई Q1, और इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - Q2/Q1। ठीक है, क्लियर है? अब नोट में एक चीज़ दिया हुआ है, नोट में इसको भी देख लें आप लोग। द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ईटा इज़ ऑलवेज इन बिटवीन 1 and 100। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू इफ़िशियंसी का होता है वो 1 से 100 के बीच में होता है, कभी भी आप 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप लोग कभी ऐड भी देखते होंगे कि TVS का बाइक या फिर 1-2 और भी बाइक, इंडियन बाइक है, वो कहता है कि हम 1 लीटर में 110 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है क्या? 110 किलोमीटर पर लीटर, तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ऐसा नहीं होता। कंपनी ज़रूर बोलती है कि ऐसा होता है, तो कहने का मतलब कंपनी हमें धोखा दे रही है? नहीं, कंपनी धोखा नहीं दे रही है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ही टाइप के बाइक को 10 बाइक लिया है और 10 बाइक का उन्होंने क्या किया है, माइलेज निकाला है, और 10 बाइक का एवरेज एक माइलेज निकाला है 110, उसी को वो बताता है। ठीक है, तो आप जब भी बाइक लेंगे तो 10 तो नहीं लेंगे ना, उसमें से एक ही लेंगे, तो एक लेंगे तो उसका जो माइलेज होगा वो क्या होगा, वो 100 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो उन्होंने जो एवरेज वैल्यू निकाला है उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि इतना इसका माइलेज है। ठीक है, इफ़ इंजन ऑफ इफिशियंसी 𝜂1, 𝜂2, 𝜂3 to 𝜂n पुट इन सीरीज, देन आउटपुट इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंजन विल बी। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा इंजन है जिसका इफिशियंसी 𝜂1, 𝜂2, 𝜂3, 𝜂n तक है और वो सीरीज़ में डाला हुआ है। ठीक है, देन आउटपुट इफिशियंसी, तो उसका जो आउटपुट इफिशियंसी होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को इंटू कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट इफिशियंसी को हम लोग टोटल आउटपुट इफिशियंसी को बोलते हैं ईटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 𝜂1 × 𝜂2 × 𝜂3 × 𝜂4 से लेके 𝜂n तक। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं एक और हीट इंजन को, जिसको लोग बोलते हैं कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। क्या बोलते हैं? कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। अब कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन सबसे पहले किसने बताया था, तो उनका नाम था सैडी कार्नोट। ठीक है, सैडी कार्नोट इन 1824 कंसीव्ड अ थ्योरेटिकल इंजन
विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंजन। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन का आविष्कार किया जो कि थ्योरेटिकल इंजन है, जो कि उस सारे डिफेक्ट से दूर था। ठीक है, प्रैक्टिकल जो इंजन हम लोग इस्तेमाल करते थे उन सारे डिफेक्ट से क्या था, दूर था। ठीक है, इट हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड इट इज़ एन आइडियल हीट इंजन, और इसके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी हुआ करता था, और ये एक आइडियल हीट इंजन कहलाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन 4 ऑपरेशन, और ये किस पे बेस्ड होता है, 4 ऑपरेशन, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ कार्नोट साइकिल, और वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, कार्नोट साइकिल का। दीज आर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये क्या क्या है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है और एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, तो आप इन चारों के बारे में आप लोग जानते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बारे में। ठीक है, इन चारों चीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं, क्लियर है। आइसोथर्मल और यहाँ पे आइसोबैरिक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये सही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, तो इन चारों चीज़ को लेते हुए इन्होंने कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो कार्नोट हीट इंजन हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सोर्स T1, सिंक T2 और वर्किंग सब्सटेंस W। ठीक है, सोर्स T1, सिंक T2, वर्किंग सब्सटेंस W, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का होगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, सोर्स T1। ठीक है, ये सोर्स T1, और ये क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ये सिंक T2 होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंक T2। और ये क्या है, दिस इज अ इंसुलेटिंग स्टैंड, मतलब ये जो स्टैंड पे रखा हुआ है एक इंसुलेटिंग स्टैंड की तरह है। ठीक है, बात किया जाए इसके रफ डायग्राम का, तो इसका रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से हो सकता है। सोर्स T1, ये वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ये वर्किंग सब्सटेंस, ये W3 वर्क डन, और फिर से ये क्या होगा, सिंक और सोर्स T2, फिर एक और वर्किंग सब्सटेंस और ये W2 होगा। ठीक है, एक और वर्किंग सब्सटेंस, ये W2, और फिर सिंक T3। ठीक है, मतलब समझिए कि एक सोर्स है जिससे हमें हीट प्राप्त हो रहा है, और फिर एक वर्किंग मटेरियल में गया, वर्किंग सब्सटेंस में गया, वर्क किया गया W3, फिर जो उससे हीट मिलेगा उसको सिंक कहेंगे या फिर सोर्स कहेंगे, सोर्स T2, क्योंकि ये जो है ये इसके लिए सिंक की तरह काम किया, लेकिन आने वाले दूसरे के लिए ये सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसी सिंक के हीट को हम लोग पकड़ के उसको एक सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर T2, फिर से उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा वर्क डन W2 करवाते हैं, और फिर इससे जो इसके वर्क डन होने के बाद जो हमारे पास जो हीट निकलेगा वो सिंक T3 से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो कार्नोट साइकिल है वो किस तरीके से काम करेगा वो कुछ देखिएगा। कार्नोट साइकिल हैज़ 4 ऑपरेशन, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स आफ्टर ईच ऑपरेशन एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो इसका 4 ऑपरेशन होगा, जैसे कि अभी हम लोग पीछे में पढ़े थे। तो देखिए किस तरीके का ऑपरेशन होगा, तो हम लोग पीवी ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए पीवी ग्राफ, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P1, V1, T1। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और T1 इस ए पॉइंट पे। उसके बाद पॉइंट बी से लेके, ये ए से लेके बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब पॉइंट बी से लेके सी तक ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पॉइंट बी पे इसका प्रेशर P2, V2, T2, और फिर यहाँ से इसमें एक्सपेंशन हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। तो अब जो सी पे है इसका प्रेशर हो गया P3, V3 और T3। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका कंप्रेशन हुआ, यहाँ से सी से लेकर डी तक इसका कंप्रेशन हुआ, और फिर यहाँ से जो इसका प्रेशर हो गया P4, V4 और T4। फिर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद ये फिर से दोबारा क्या हो गया, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। ये क्या हो गया, आइडियाबैटिक कंप्रेशन, और फिर से ये पॉइंट ए पे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कार्नोट साइकिल वर्क करेगा। ठीक है, और यही कारण है कि इसका एफिशिएंसी क्या होता है, अच्छा होता है। अब इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ये कितना होगा, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन होगा ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, ये होगा हमारा कार्नोट हीट इंजन का इफिशिएंसी। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड खासकर कार्नोट साइकिल का ये एग्जाम में बहुत बार सवाल आया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट होगा हमारा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर आप लोग गर्मी के दिनों में, इनफैक्ट किसी भी समय में आप लोग जो अपने घरों में यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर, या फिर सिंपली इसको आप फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज। ठीक,
कार्नोट साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल। जैसे कि हमें पता है कार्नोट साइकिल क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल है। इट कैन बी वर्क एज हीट इंजन ऑल्सो एज ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये जो कार्नोट साइकिल है एक रिवर्सिबल साइकिल के साथ साथ इसको हम लोग एक रेफ्रिजरेटर के भी तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी वर्क एज ए हीट इंजन ऑल्सो एज ए रेफ्रिजरेशन। इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है एन अमाउंट ऑफ हीट Q2 फ्रॉम द सिंक, ठीक है, फ्रॉम द सिंक कोल्ड रिजर्वायर। और ये जो फ्रॉम द सिंक है ये क्या है, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करता है Q2 कहाँ से, सिंक से, और वो कैसा होता है, कोल्ड रिजर्वायर होता है एट टेम्परेचर T2, ठीक, एट टेम्परेचर T2। W इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, और W क्या है, ये वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंसी, एंड इट रिजेक्ट्स अ लार्जर क्वांटिटी, और ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है लार्जर क्वांटिटी का ऑफ हीट Q1 टू द सोर्स, ऑफ हीट Q1 टू द सोर्स, ठीक है। और ये हीट इट रिजेक्ट करता है अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ हीट Q1 टू द सोर्स तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट रिजर्वायर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक। अब इसका सिंपल आप लेआउट डायग्राम आप देख सकते हैं। ये सोर्स है हमारा, ये T1, क्योंकि इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इसमें सिंक से ही हीट को लिया जाता है, इसमें सिंक से ही हीट को लिया जाता है। तो सिंक से T2 टेम्परेचर यहाँ पे है, तो इससे Q2 को एब्जॉर्ब किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर में भी वर्क डन होता है, और फिर इससे Q1 हीट सोर्स T1 में चला जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो पानी, जो फ्रिज के नीचे जो पानी आपको मिलता है नीचे में जो बेस में, वो कैसा होता है, वो गर्म पानी होता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज, और जो रेफ्रिजरेटर का जो परफॉर्मेंस है वो डिफाइन किया जाएगा बीटा इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सिंक बाय वर्क डन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सिंक बाय वर्क डन, ठीक है। तो बीटा विल बी इक्वल टू हीट कितना ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो Q2, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंक के द्वारा Q2 हीट ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है, Q2 बाई W वर्क डन, Q2 बाई, और W की जगह पे क्या है, Q1 माइनस Q2, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 कर दिए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई Q1 बाई Q2 माइनस 1, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को फिर देख लें। इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द इंटीरियर ऑफ इट एक्ट एज अ सिंक, तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, जो हमारा इंटीरियर होता है अंदर का, ठीक है, वो एक सिंक की तरह काम करता है। एंड द रूम सराउंडिंग एक्ट एज द सोर्स, और जो हमारा सराउंडिंग है, जो रूम है जहाँ किचन हो या फिर कहीं भी रखा हो, वो किसकी तरह काम करता है, एक सोर्स की तरह। वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वर्क जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा वर्क डन किया जाता है। एंड फ्रॉम CCl2F2 इज यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो गैस है ये हमारा किसके तरह वर्क करता है, यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस की तरह यूज किया जाता है CCl2F2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को समझ सकते हैं, और यहीं पे आपका ख़त्म होता है हीट और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सारे तरह के थ्योरी पोर्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बार बार देखें, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनें। जितना बार सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और यहीं पे आपका क्लास 11th का भी पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और बातों के साथ मिलेंगे। आपके लिए थैंक यू।